नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्पेशल जी के चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हैं आप सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? कम दूरी वाली। ऑप्शन ए मोडेम, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी ब्लूटूथ, ऑप्शन डी सेटअप बॉक्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। आगे इसके बारे में और डिटेल से देखिए। मोडेम एक प्रकार का उपकरण है जो कंप्यूटर के डाटा को संचारित करने में सक्षम बनाता है। मोडेम जो है एक प्रकार का उपकरण है जो कंप्यूटर के डाटा को संचारित करने में सक्षम बनाता है। और फायरवॉल का प्रयोग अनाधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क मुख्य इंटरनेट का प्रयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है। फायरवॉल का जो प्रयोग किया जाता है वो अनाधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क मुख्यतः इंटरनेट का प्रयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है। और फायरवॉल सभी संदेशों की जांच करता है और जो संदेश निर्देशित सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते उनको रोकता है ये फायरवॉल। अवरक्त किरणों का उपयोग न्यूनतम दूरी संचार में होता है। अवरक्त किरणों का उपयोग जो होता है न्यूनतम दूरी संचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2013 में, ऑप्शन सी 2014 में, ऑप्शन डी 2015 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट 2015 में किया था। खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का जो शुभारंभ किया था इसरो ने 2015 में किया था। और इसके बारे में डिटेल देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त नाम इसरो है। यानी इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी नेपाल में, डी श्रीलंका में। तो जो करेक्ट आंसर है श्रीलंका में। श्रीलंका देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। और डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। श्रीलंका का पूरा नाम सिंघल था। पुराना नाम जो था श्रीलंका का वो सिंघल था। और श्रीलंका को ताम्रपर्णी नाम से भी जाना जाता था। ताम्रपर्णी नाम से भी इसको श्रीलंका को जाना जाता था। भारत का प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्के नाम से जाना जाता था। हमारे देश का जो प्राचीनतम मुद्रा थी वो आहत सिक्के के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों आप देख रहे हैं जीके संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो ऐसे क्वेश्चंस जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, पुलिस लाइन से संबंधित हो या अन्य जितने भी कंपटीशन्स हैं उन सभी से संबंधित हो। तो चलिए देखते हैं। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी अटलांटिक महासागर में, डी दक्षिणी महासागर में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हिंद महासागर में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, यानी हमारे ही महासागर में स्थित है। और इसके बारे में डिटेल बता देते हैं आपको। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप, कोमोरोस, सेशल्स, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि महत्वपूर्ण द्वीप हैं। ये हिंद महासागर में ही स्थित है ये द्वीप।
जो देश हैं ये, इनमें मुख्य रूप से देश बन गए हैं। आगे देखिए, हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में ही है मेडागास्कर द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है, जो विश्व का सबसे चौथा बड़ा द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, और सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर भी प्रशांत महासागर है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है, और सबसे गहरी गर्त जो है मैरिनो गर्त इसी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंजीकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कुंजीकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए केरल में, बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटक में। कुंजीकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इधर जलप्रपात दिए हुए हैं और इधर देश दिए हुए हैं, यानी कौन सा जलप्रपात किस देश में है। देखिए एंजिल जलप्रपात जो है वो वेनेजुला में है, और बोसेमाइट जो है कैलिफोर्निया में है, और सूरत लैंड जो है वो न्यूजीलैंड में है, और नियाग्रा जो है कनाडा एवं यूएसए के सीमा पर है। नियाग्रा कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर है ये। और तुगेला जो है, तुगेला वो दक्षिण अफ्रीका में है, तुगेला दक्षिण अफ्रीका में है। और गवारनी जो है, गवारनी वो फ्रांस में है। रिवोन जो है यूएसए में है, रिवोन यूएसए में है। और डेला जो है कनाडा में है, डेला कनाडा में है। और हमारे देश का, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है श्रावती नदी पर है, जो जोग जलप्रपात है। अब उसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है उसे अब, यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है श्रावती नदी पर है, जो जोग जलप्रपात है, और उसे अब महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए चेन्नई से, बी श्रीहरिकोटा से, सी ट्राम्बे से, डी गोपालपुर समुद्रपुर पर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, श्रीहरिकोटा से मंगलयान लॉन्च किया गया था। और इसके बारे में डिटेल बता देते हैं आपको। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। मंगलयान को MOB मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है मंगलयान को। यह मिशन 5 नवंबर 2013 को PSLV XLC 25 से छोड़ा गया था। 5 नवंबर 2013 को यह छोड़ा गया था, PSLV XLC 25 से ये छोड़ा गया था। और यह मंगल पर 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। मंगल ग्रह पर कब पहुंचा था? 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा था। 5 नवंबर 2013 को ये छोड़ा गया था, और 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा था। ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है, और ऐसा करने वाला भारत जो है विश्व का चौथा देश बना है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में स्थित है। श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में स्थित है। आगे देखिए, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का नाम जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और भारत जो है चंद्रयान मिशन भी भेज चुका है, हमारा देश चंद्रयान मिशन भी भेज चुका है। और भारत ने, हमारे देश ने 2008 और 2019 में चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा था। चंद्रमा पर अपना प्रथम मिशन 2 जनवरी 1959 को भेजा गया था, जो रूस द्वारा भेजा गया था। चंद्रमा पर जो प्रथम मिशन भेजा गया 2 जनवरी 1959 ईस्वी में भेजा गया था, और रूस द्वारा भेजा गया था सर्वप्रथम। इसके बाद अमेरिका ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिमी वेल्स और लैरी सैंगर किससे संबंधित हैं? जिमी वेल्स और लैरी सैंगर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विकिपीडिया से, ऑप्शन बी गूगल से, ऑप्शन सी व्हाट्सएप से, ऑप्शन डी फेसबुक से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है विकिपीडिया से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जिमी वेल्स और लैरी सैंगर विकिपीडिया से संबंधित है। और डिटेल बता देते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विकिपीडिया की जो स्थापना हुई है 10 जनवरी 2001 को हुई थी। 10 जनवरी 2001 में
विकिपीडिया की स्थापना हुई थी। और गूगल की स्थापना लैरी पेज ने की थी। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 ईस्वी में की थी। 4 सितंबर 1998 ईस्वी में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने की थी। गूगल एक सर्च इंजन है। आजकल आप देख रहे हो गूगल के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आगे देखिए, फेसबुक की जो स्थापना की थी मार्क जुकरबर्ग ने, और एडुआर्डो सेवेरिन और एंड्रयू मैकुलन और डस्टिन मोस्कोविट्ज आदि ने फरवरी 2004 में की थी। फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की थी। और ब्रीन एक्शन और जैन कॉम व्हाट्सएप से संबंधित है। ब्रीन एक्शन और जैन कॉम जो हैं वो व्हाट्सएप से संबंधित हैं। तो ये थे जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, डी इनमें से कहीं नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित होता है। और इसके बारे में डिटेल से आपको बता देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, धन विधेयक की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 109 में दी गई है। धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है। और धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सर्वप्रथम ये धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। राज्यसभा केवल धन विधेयक को 14 दिनों तक ही रोक कर रख सकती है। और यदि वह पारित करती है तो ठीक है, नहीं तो वो लोकसभा में चला जाता है और वहाँ से पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा के धन विधेयक के लिए राज्यसभा की मंजूरी जरूरी नहीं है। आगे देखिए, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। और धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में दी गई है। आगे देखिए, साधारण विधेयक की प्रक्रिया जो है 107 में वर्णित है। अनुच्छेद 107 में है साधारण विधेयक की, और धन विधेयक की 109 में है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। और धन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है इसको। और धन विधेयक है या नहीं इस पर अंतिम फैसला जो है स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष ही इस पर फैसला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा का बुलंद किया गया था। भ्रातृत्व का नारा का बुलंद किया गया था फ्रांस में। ऑप्शन ए 1688 में, ऑप्शन बी 1869 में, ऑप्शन सी 1789 में, ऑप्शन डी 1857 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1789 में बुलंद किया गया था। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा जो है 1789 ईस्वी में दिया गया था। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। दोस्तों 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। और फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। और गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी और इंग्लैंड में हुई थी। ये गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776 से 1783 तक चला था। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम चला था वो 1776 से 83 तक चला था। और 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया था। इन महत्वपूर्ण घटनाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं। पानी का कोई भी रूप है जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इवापोरेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन,
ऑप्शन डी ट्रांसपिरेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन उसे कहा जाता है। पानी का यानी कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। पानी हाइड्रोजन के एक अणु एवं ऑक्सीजन के एक अणु H2O से मिलकर बनता है। पानी जो है हाइड्रोजन के एक अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बनता है। और वर्षा का पानी सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा का पानी जो होता है सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं और पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने से घटता है। पृष्ठ तनाव तापमान जब बढ़ता है तो उसके बढ़ने से ये घटता है। आगे देखिए, गोल वस्तु न्यूनतम क्षेत्र में अधिकतम संकेंद्रित होती है। गोल वस्तु जो है कम क्षेत्र में अधिकतम संकेंद्रित होती है। और पानी में जो है आयरन, आर्सेनिक आदि की मात्रा अधिक हानिकारक होती है। पानी में आयरन यदि आर्सेनिक है तो अधिक हानिकारक होगी वो। गर्म वस्तु के कारण पृष्ठ तनाव कम होता है जिससे खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट लगता है। गर्म वस्तु के कारण पृष्ठ तनाव कम होता है जिससे खाद्य पदार्थ जो है स्वादिष्ट लगता है। और चाय, गर्म सूप, गर्म खाना इन्हीं कारणों से स्वादिष्ट लगते हैं। इन्हीं कारणों से स्वादिष्ट लगते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन है सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी एशिया में, ऑप्शन डी अफ्रीका में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी अफ्रीका में है। सोमाली मरुभूमि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। मुख्य पॉइंट देखिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल थार है। दक्षिण एशिया का जो मरुस्थल है वो थार है। थार हमारे देश में है, कुछ पाकिस्तान में है। सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। और कालाहारी मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल जो है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। और सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। और सबसे अधिक आबादी जो है वो थार मरुस्थल की है। हमारे देश में जो स्थित है उस मरुस्थल की सबसे बड़ी आबादी है। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। और कहाँ सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना डिफरेंस है क्षेत्रफल में। लेकिन वहाँ पर जनसंख्या सहारा मरुस्थल में जनसंख्या बहुत कम है और थार मरुस्थल में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल है। और रेगिस्तान मरुस्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है। रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। आगे देखिए, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है अटाकामा है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है। और विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। मोजावे, मोहावे या सोनोरान मरुस्थल उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मोजावे, मोहावे, सोनोरान मरुस्थल जो हैं उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश कौन सा है जिसने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए फारस, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूनान। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फारस। फारस देश ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। और मुख्य रूप से डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत पर प्रथम आक्रमण फारस के साइरस ने किया था। फारस के साइरस ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। और भारत पर प्रथम सफल आक्रमण फारस के डेरियस फर्स्ट ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण जो किया था वो फारस के डेरियस फर्स्ट ने किया था। डेरियस फर्स्ट को भारत में दारा प्रथम कहा गया है। डेरियस फर्स्ट को भारत में दारा प्रथम कहा गया है। और डेरियस फर्स्ट में 520 से 522 बीसी में सिंध प्रदेश को जीत लिया था। डेरियस फर्स्ट ने 520 से 522 बीसी में बिफोर क्रिश्चियन यानी ईसा पूर्व में सिंध प्रदेश को जीत लिया था।
और एरियस फर्स्ट ने सिंध को 20वां प्रांत बनाया था। एरियस फर्स्ट ने सिंध को 20वां प्रांत बनाया था। और भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण जो है महमूद गजनवी ने किया था। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई को, ऑप्शन बी 27 जून को, ऑप्शन सी 28 फरवरी को, ऑप्शन डी 30 जनवरी को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। दोस्तों ये इन पॉइंटों से ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं, यानी एक क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट रहते हैं, समझिए उतने ही क्वेश्चन इससे निकल कर आ रहे हैं। तो देखिए जैव विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है W.G. रोजेन ने किया था। W.G. रोजेन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। और 30 जनवरी को शहीद दिवस, 30 जनवरी को जो मनाया जाता है शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को ही कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को ही कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। और 31 जनवरी कुष्ठ उन्मूलन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 31 जनवरी को कुष्ठ उन्मूलन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव के कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को रमन प्रभाव के कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह जागृति दिवस 27 जून को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह जागृति दिवस जो मनाया जाता है वो 27 जून को मनाया जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, किसान फसलों के बीज फलीदार पौधों को उगाते हैं। किसान फसलों के बीज जो है फलीदार पौधों को उगाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए वे भोज्य पदार्थ हैं और तेजी से उगते हैं। ऑप्शन बी वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है। ऑप्शन सी उनकी छोटी जड़ें बहुत कम पानी अवशोषित करती हैं। ऑप्शन डी वे उगाने के लिए आसान हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है। और इसके बारे में डिटेल से आपको बता देते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए इसके बारे में। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। और देखिए नाइट्रोजन चक्र का जो मुख्य चरण है वो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनियमकरण और नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र के बारे में क्या सच नहीं है? गुणसूत्र के बारे में क्या सच नहीं है? ऑप्शन ए जीन उन पर स्थित है। ऑप्शन बी कोशिका विभाजन के पहले प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिडों से बना है। ऑप्शन सी वे यूकेरियोटस में नाभिक के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी एक जीव की विभिन्न कोशिका में गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, एक जीव की विभिन्न कोशिका में गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है। और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। गुणसूत्र में दोस्तों डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्र में जो डीएनए पाया जाता है और डीएनए में ही जीन पाए जाते हैं। डीएनए में ही जीन पाए जाते हैं। जीन कोडोन है और यह एटीजीसी का बना होता है। एटीजीसी का ये बना होता है। अब देखिए जीव है इधर और इधर गुणसूत्र हैं। किस जीव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मच्छर में देखिए, मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चूहे में 42 पाए जाते हैं। गोल्ड फिश में 100 पाए जाते हैं। मटर में 10 पाए जाते हैं और मेंढक में 26 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान इसकी फोकस दूरी के मान से कम है। एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी है जिसका मान जो है इसकी फोकस दूरी के मान से कम है। इनमें से कौन सा बनी हुई छवि की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टी और आवर्धन 1 से ज़्यादा। ऑप्शन बी वास्तविक उल्टी और आवर्धन 1 से कम। ऑप्शन सी आभासी सीधी और आवर्धन 1 से अधिक। ऑप्शन डी आभासी सीधी और आवर्धन 1 से कम।
जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, आभासी, सीधी और आवर्धन एक से कम होता है इसका। तो इसकी छवि का सबसे अच्छी व्याख्या जो है आभासी होता है, सीधी और आवर्धन एक से कम होता है। और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति देखिए। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब फोकस पर और आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है प्रतिबिंब। और जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो तब P तथा F के बीच सीधा, आभासी और आकार में छोटा तथा आवर्धन जो है +1 से अधिक कम होता है। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं वास्तविक दोनों होता है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और वास्तविक दोनों होता है। जब वस्तु अवतल दर्पण एवं फोकस दूरी के बीच हो तो वस्तु दर्पण के पीछे सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों का प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्व की क्षमता को क्या कहा जाता है? अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों का प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्व की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपरूपता, ऑप्शन बी अनुनाद, ऑप्शन सी नम्यता, ऑप्शन डी चालकता। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, अपरूपता कहा जाता है, अपरूपता कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के अपरूपों में हीरे का उपयोग आभूषण बनाने, काटने और छिद्र करने में किया जाता है, हीरे का उपयोग। और ग्रेफाइट का उपयोग जो पेंसिल में किया जाता है। और कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रंग कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रन हो जाता है। और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। यह 14वें वर्ग में है और 4a वर्ग का तत्व है, 4a वर्ग का ये तत्व है। और यह आवर्त सेकंड का तत्व है, आवर्त सेकंड में है उसका तत्व है ये। कार्बन p ब्लॉक एलिमेंट है, कार्बन जो है p ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन के एक अणु में क्या होता है? बेंजीन के एक अणु में क्या होता है? ऑप्शन ए 09 एकल बंध और 03 दोहरा बंध, ऑप्शन बी 12 एकल बंध और 03 दोहरा बंध, और ऑप्शन सी है ये, ऑप्शन सी 09 एकल बंध और 06 दोहरा बंध, ऑप्शन डी 12 एकल बंध और 06 दोहरा बंध। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, 12 एकल बंध और 03 दोहरा बंध होता है। और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। बेंजीन में 12A और 3 पाई बंध पाया जाता है, 12 अल्फ़ा और 3 पाई बंध पाया जाता है। यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और टालुइन C6H5CH3 है। टालुइन का सूत्र जो होता है C6H5CH3 होता है। फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी बायोडीजल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बायोडीजल। बायोडीजल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। और इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए जैट्रोपा सोयाबीन मूंगफली से प्राप्त वसीय पदार्थों के ट्राइस्ट्रीफिकेशन द्वारा बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। जैट्रोपा सोयाबीन और मूंगफली से प्राप्त वसीय पदार्थों के ट्राइस्ट्रीफिकेशन द्वारा बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। यह हरित ईंधन है, यह हरित ईंधन होता है। जंतु चारकोल वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलाने से प्राप्त होता है। जंतु चारकोल जो प्राप्त होता है वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलाने से प्राप्त होता है। और CNG, PNG, LING मीथेन ईंधन के बने होते हैं। CNG, PNG ये मीथेन ईंधन के बने होते हैं। और प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण है ये। और जल गैस CO+H2 का मिश्रण है। जल गैस जो होती है
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होती है ये। कोयला लाइट पेट्रोलियम गैस तथा पेट्रोल प्राकृतिक घटनाओं के कारण बना ईंधन है जो लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधों तथा जानवरों का जमीन के अंदर चले जाने से ईंधन का रूप ले लिया गया। परंतु बायोडीजल जो है मानव निर्मित ईंधन है, ये मानव निर्मित ईंधन है बायोडीजल। जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को कब प्रथम बार जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को कब प्रथम बार जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1993 में, ऑप्शन डी 1995 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1990 ईस्वी में किया गया था। प्रथम बार इसको जारी किया गया था, 1990 में जारी किया गया था। और इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए, यूएनडीपी द्वारा HDI 1990 में जारी किया गया था, जो महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया। महबूब उल हक द्वारा ये तैयार किया गया था और महबूब अल हक पाकिस्तान के नागरिक हैं। 2020 में 189 देशों में 131वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। 2020 में जो 189 देशों में 131वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसमें HDI को जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए विशिष्ट आर्थिक जोन से, ऑप्शन बी पूर्णतः पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता से, ऑप्शन सी भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल कीमतों का प्रभाव, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, पूर्ण पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित थी। तारापोर समिति पूर्ण पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित थी। और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। सूची फर्स्ट में समिति दी हुई है और सूची सेकंड में संबंध दिया हुआ है, यानी किस सूची का, किस समिति का संबंध किससे है। तो डी के गुप्ता समिति का जो संबंध है वो दूर संचार से है, दूर संचार से है डी के गुप्ता समिति का संबंध। और तिवारी समिति का संबंध जो है वो औद्योगिक रुग्णता से है, औद्योगिक रुग्णता से तिवारी समिति का संबंध है। और दवे समिति का संबंध है असंगठित क्षेत्र में पेंशन से है, असंगठित क्षेत्र में पेंशन से दवे समिति का संबंध है। और मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से है। भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी की जांच से है। और भूरेलाल समिति का संबंध मोटर वाहन कारों में वृद्धि से है। और महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। और यशपाल समिति का संबंध उच्च शिक्षा में अनुसंधान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पद बोगी BOGY बोगी इनमें से किससे संबंधित है? पद बोगी इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस से, बी गोल्फ से, सी बेसबॉल से, डी शतरंज से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, गोल्फ से संबंधित है। बोगी गोल्फ खेल से संबंधित है। और महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, इधर सूची है खेलों की और इधर संबंधित शब्दावली है। स्विमिंग खेल से संबंधित है ब्रेस्ट स्ट्रोक और क्रॉल। और शूटिंग से संबंधित है बैग, बुल्स आई और प्लग है। और पोलो खेल से संबंधित है बंकर, चक्कर और मैलेट, ये पोलो खेल से संबंधित है। जूडो खेल से संबंधित है गयाकू, यूको, योशी, ये जूडो खेल से संबंधित है शब्दावली। कराटो से संबंधित है एज जूकी, दाची और जैन लो, ये कराटे खेल से संबंधित है। और आगे देखिए, घुड़दौड़ से संबंधित है थोरोब्रेड, जोकी और पंट, ये घुड़दौड़ से संबंधित है। कुश्ती से संबंधित है हाफ नेल्सन, डेडलॉक और हीव, ये कुश्ती से संबंधित है। और बोगी, फोरसम, स्टाइमिटी, पुट होल, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, पुटिंग, द ग्रीन, बंकर, कार्स, लाई, पोस्ट आदि गोल्फ खेल से संबंधित हैं। आप देख रहे हैं जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस का उत्पादन होता है?
जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी क्लोरीन का, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड का, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। जब कोई अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। और देखिए इसके बारे में डिटेल से देखिए, इस तरह से होता है 2HCl प्लस Na2CO3, तो यहाँ से 2NaCl प्लस H2 और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहा जाता है। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? धोवन सोडा भी कहा जाता है। और धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र जो तो होता है Na2CO3 10H2O होता है। और अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। अम्ल जो है क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। और HCl को म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं? म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। और NaCl को साधारण नमक भी कहा जाता है। NaCl को साधारण नमक भी कहा जाता है। CO2 का प्रयोग जो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वह खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने में, आग को बुझाने में एवं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? यानी मौलिक अधिकारों की सूची में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 46वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 47वें संशोधन द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। और इसके बारे में डिटेल से देखिए, 44वां संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में कर दिया गया है। इसको अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 ईस्वी में लाया गया था। 1978 ईस्वी में ये संशोधन लाया गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(6) तथा अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है। 19(6) और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अनुच्छेद अधिकार जो है अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार रह गया है। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और लेकिन संपत्ति का अधिकार हटने से अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। और 44वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो विसंगतियाँ आ गई थी उसे दूर करने के लिए लाया गया था। 44वां संविधान संशोधन जो है, जो 42वें संविधान संशोधन में जो विसंगतियाँ आ गई थी उनको दूर करने के लिए ये लाया गया था। जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित कराने में असफल रहते हैं तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रहती है? यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित कराने में असफल रहते हैं तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रहती है? प्रधानमंत्री तब क्या करेंगे? ऑप्शन ए इस्तीफा देने के लिए वित्त मंत्री को मजबूर करेंगे, ऑप्शन बी अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करेंगे, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाएंगे, ऑप्शन डी अन्य मंत्रियां दूसरी कैबिनेट का गठन करेंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करेंगे। अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा, ये अपेक्षा रहती है प्रधानमंत्री से। और इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए मुख्य पॉइंट देखिए, संसदीय प्रणाली में सामूहिकता पर बल दिया जाता है। संसदीय प्रणाली जो होती है उसमें सामूहिकता पर बल दिया जाता है। और संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री प्रणाली या मंत्रिमंडलीय मंत्रिपरिषद शासन प्रणाली भी कहा जाता है। और इस प्रणाली में यदि एक मंत्री के प्रति लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है, ये नियम है। आगे नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं लोकसभा भंग करने के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है? किसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है? ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु, ऑप्शन डी वाट मीटर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु के द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है। और इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा का पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। और एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होता है। वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होता है। ऑप्शन ए वनस्पति के तने, ऑप्शन ए वनस्पति के तने, ऑप्शन बी वनस्पति की जड़ें, ऑप्शन सी वनस्पति की पत्तियां, ऑप्शन डी वनस्पति के फल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, वनस्पति की पत्तियां होती हैं। वनस्पति की पत्तियां सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा होती हैं। और इसके बारे में डिटेल से देखिए, आर्सेनिक द्वारा भूमिगत जल का प्रदूषण होता है। आर्सेनिक जो होता है उसके द्वारा भूमिगत जल का प्रदूषण होता है। और लाइकेन वायु में सोडियम सल्फेट द्वारा प्रदूषण का, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। और अम्ल वर्षा वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के मिश्रण को कहते हैं। अम्ल वर्षा जो कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के मिश्रण को कहा जाता है। और आर्सेनिक द्वारा भूमिगत जल का प्रदूषण होता है। और जल में भारी धातु के प्रदूषण से निम्न रोग होते हैं। जल में जब भारी धातु के प्रदूषण से निम्न रोग होते हैं। कैडमियम प्रदूषण से क्या होता है? इटाई रोग होता है। कैडमियम प्रदूषण से होता है इटाई रोग। मरकरी प्रदूषण से होता है, मरकरी प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है कहा जाता है। ऑप्शन ए संयोजन, बी अपघटन, सी विस्थापन, डी दोहरा विस्थापन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, दोहरा विस्थापन कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल से देखिए, दोहरे विस्थापन अभिक्रिया में आयन भाग लेते हैं। दोहरे विस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसमें आयन भाग लेते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, Na+Cl + Ag+NO3, इसका मिलकर बना है AgCl + Na+NO3। और विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया यह होती है। जैसे जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है। और फेरिक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है। दोस्तों आप देख रहे हैं जीके के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित विदेशियों का भारत आगमन का क्रम बताइए। निम्नलिखित विदेशी जो भारत में आए थे उनका क्रम बताना है। अल-बरूनी है, फाहियान है, ह्वेन-त्सांग है और मेगास्थनीज है। ये हमारे देश में आए थे। तो इनका जो सही क्रम है वो है सी पार्ट, करेक्ट आंसर है। यानी मेगास्थनीज पहले आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, फिर उसके बाद फाहियान आया था, ये आया था गुप्त काल में, और फिर उसके बाद ह्वेन-त्सांग आया था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और बाद में ये अल-बरूनी आया था। और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए इसके बारे में। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था।
फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के गुप्त काल में आया था, ये शासनकाल में भारत आया था। वह एक चीनी बौद्ध यात्री था ये। और ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के काल में आया था, वह भी एक चीनी यात्री था। आगे देखिए, अलबरूनी इंद्र थर्ड के काल में आया था। अलबरूनी इंद्र थर्ड के काल में भारत आया था। वह महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनी के दरबार में वो रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, ऑप्शन सी महमूद शाह तुगलक, ऑप्शन डी नुसरत शाह। तो जो करेक्ट आंसर है वो है महमूद शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का अंतिम शासक था महमूद शाह तुगलक था। और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक के काल में तुगलक वंश का तीव्र गति से पतन प्रारंभ हो गया था। और 1394 ईस्वी में हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। 1394 में हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने तुगलक वंश पर आक्रमण किया था और तैमूर लंग ने पंजाब क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और तैमूर लंग के पंजाब क्षेत्र में प्रभारी खिद्र ने महमूद तुगलक को हटाकर सैयद वंश की स्थापना की थी। तैमूर लंग के पंजाब क्षेत्र का प्रभारी था खिद्र, उसने महमूद तुगलक को हटाकर सैयद वंश की स्थापना की थी। और नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान का शासन दिल्ली से पालम तक है। इसके बारे में नासिरुद्दीन महमूद के बारे में ये कहा जाता है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था तुगलक वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 में, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह की शहादत 1931 में, ऑप्शन सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 में, ऑप्शन डी शिमला सम्मेलन 1945 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 में नहीं हुआ था, ये सुमेलित नहीं है। और बाकी पूर्ण स्वराज संकल्प का 1929 में हुआ था, ये सही है। सरदार भगत सिंह की शहादत जो शहीद हुए थे 1931 में हुए थे, ये सही है। शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1945 में हुआ था। और आगे डिटेल देखते हैं इसके बारे में। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था मई 1934 ईस्वी में हुआ था। मई 1934 ईस्वी में हुआ था, जबकि 1938 दिया हुआ है इसमें, जो जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा मई 1934 ईस्वी में किया गया था। और शिमला सम्मेलन 12 जून से 15 जून के बीच 1945 में हुआ था, ये 45 में हुआ था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य इनमें से कौन से हैं? क्षेत्रफल के अनुसार हमारे देश के बड़े राज्य जो हैं इनमें से वो हैं, ऑप्शन देखिए, राजस्थान, ऑप्शन ए राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल के अनुसार बड़े राज्य हैं। पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश। और डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सूची फर्स्ट में राज्य हैं और उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है इधर। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, 3,42,236 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पर है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र का तीसरे नंबर पर है, 3,06,713 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का चौथे नंबर पर है, 2,40,902 किलोमीटर है। और
भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल में गोवा है, जिसका 3602 वर्ग किलोमीटर है जिसका क्षेत्रफल। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में जो है वो सिक्किम है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.41% है। और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग जर्मनी देश के क्षेत्रफल के बराबर है। जितना जर्मनी देश है इतना राजस्थान का क्षेत्रफल है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस, अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास है? अभ्यास शक्ति जो है भारत और किस देश के बीच युद्ध का अभ्यास है? ऑप्शन ए भारत अमेरिका, ऑप्शन बी भारत फ्रांस, ऑप्शन सी भारत म्यांमार, ऑप्शन डी भारत रूस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी भारत फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास है, ऑप्शन अभ्यास शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए लेह में, ऑप्शन बी गुलबर्ग में, ऑप्शन सी कुफरी में, ऑप्शन डी मसूरी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुलमर्ग में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण गुलमर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी लेबनान। तो जो करेक्ट आंसर है वो है इजराइल। इजराइल देश जो है अरब देश नहीं है। और डिटेल्स बता देते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इजराइल जो है यहूदी देश है। इजराइल एक यहूदी देश है और जेरूशलम यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों की पवित्र नगरी है जेरूशलम। जेरूशलम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का विषय है। जेरूशलम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का विषय है। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। आगे देखिए, इजराइल की राजधानी यरूशलम है। इजराइल की राजधानी यरूशलम है। और आपको बता दें कि अरब देशों की संख्या 22 है। अरब देश में 22 देश आते हैं। जिन देशों में अरबी भाषा बोली जाती है उसे अरब देश की सूची में डाला गया है। जिन देशों में अरबी भाषा बोली जाती है उसे अरब देश की सूची में डाला गया है। मोसाद इजराइल की विश्व प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी है। मोसाद जो है इजराइल की विश्व प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लंदन इंग्लैंड में, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी यूएसए में, ऑप्शन सी वियना ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस में। तो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ओपेक की स्थापना 24 सितंबर 1960 ईस्वी में बगदाद में हुई थी। ओपेक की स्थापना 24 सितंबर 1960 ईस्वी में बगदाद में हुई थी। और ओपेक का जो पूरा नाम है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है इसका ओपेक का पूरा नाम। ओपेक प्रमुख तेल उत्पादक देशों का समूह है। और ओपेक में वर्तमान में 14 देश हैं। ओपेक में वर्तमान में कितने देश हैं? 14 देश हैं। और आगे देखिए, ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का संगठन है। और ओपेक की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई थी। लंदन में राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में ही है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।